स्वागत है आप सबका। माई सेल्फ ऋषभ माटलिया, एजुकेशनल मोटिवेशनलिस्ट। सी इन दिस चैनल वी हैव स्टडीड ऑल द चैप्टर ऑफ क्लास 10। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरा एनिमेशन के बेस बनाया गया है ताकि आप हर एक वीडियो को अच्छे से देख के समझ सको। जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, वो सारे मैं आपको वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू पूरे समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चालू करने जा रहे हैं। तो बने रहे आपके अपने चैनल उड़ान ट्यूशन क्लासेस पर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखिए। इंट्रोडक्शन, सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3। ये जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई गई है वो सारी एक्टिविटीज आपको पूरे वीडियो के थ्रू में एक्सप्लेन करूंगा इधर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन आने जरूरी है, व्हाई, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो व्हाई, ये चैप्टर हम क्यों सीख रहे हैं, ये चैप्टर हमें कहाँ काम आएगा, ये चैप्टर हम किस तरह का यूजफुल होगा, हमें किस तरह का ये चैप्टर हमें यूजफुल होगा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। ये वीडियो के एंड पर आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। So, what is the meaning of chemical reaction? A chemical reaction is a process that leads to the chemical transformation of one set of a substance into the another set. उसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी दो सब्सटेंस के कितने भी मॉलिक्यूलर्स को लेकर और कोई उसका कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे, जब हम बॉन्डिंग करेंगे उन लोगों के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड न्यू प्रोडक्ट मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। For example, we combine the molecules of oxygen and hydrogen. जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलिकुलर्स को कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन का 2 मोलिकुलर्स और ऑक्सीजन का 1 मोलिकुलर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, हमें न्यू फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर के फॉर्म में बोलते हैं, H2O जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हमें थर्ड फॉर्म मिल गया। सो जब हम कोई भी 2 मोलिकुलर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें तीसरा नया प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में जान सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ के सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि अपने आसपास बनती हर एक घटना को तुम लोग ध्यान से देखो कि हर एक घटना जो हो रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें केमिकल चेंजेस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध का उबलना, कोई भी लोहे की चीज पर जंग आना, या फिर कोई भी अचार हो, या फिर कोई भी पिकल्स देखे हमने, उसके अंदर हमने देखा है कि क्या उसके अंदर फूग आ जाती है, फंगिस जिसको हम बोलते हैं फंगिस, वो देखने को हमें मिलती है। ये सारी चीजें क्या है, हमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से रिलेट करवाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आज का ये सेशन का पॉइंट है। सो पहला एग्जाम्पल है, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर इन द समर सीजन। तो सोचो इसके ऊपर कि हम जब भी समर सीजन के अंदर देखा है हमने कि हमारी मम्मी क्या करती है, दूध जो बचता है, हमें दूध को क्या करते हैं मम्मी, फ्रीजर में डाल देते हैं। डायरेक्ट दूध को जैसे भी यूज ना करना हो तो दूध को क्या लेकर फ्रीजर में डाल देते हैं। ठीक है, तो सोचो समर में ऐसा तो क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो रूम का टेम्परेचर जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो जैसे खुला पड़ा हुआ दूध है वो धीरे धीरे क्या होगा, दूध के मॉलिक्यूलर्स और आसपास की हॉटनेस कि दोनों के बीच में रिएक्शंस हो गए, उसको केमिकल रिएक्शंस हम बोल सकेंगे। उसकी वजह से पूरा रूम का टेम्परेचर हाई रहता है, और हाई रहने की वजह से क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शंस होगा वो दूध के मॉलिक्यूलर्स और हाई टेम्परेचर के बीच में होगा और दूध फट जाएगा, जिसको हम स्पॉइल्ड मिल्क भी बोल सकते हैं। An iron tawa, nail, pen is left exposed to the humid atmosphere. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम कोई भी आयन की बनी हुई, मींस लोहे की बनी हुई कोई भी चीज को हम खुला एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, वो भी कैसा, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है कि वो वैसा एटमॉस्फेयर कि जो एटमॉस्फेयर में एयर में वेपर मॉइस्चर हो। ठीक है, वेपर मॉइस्चर से क्या होगा कि पूरी एयर में पानी का ड्रॉपलेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पानी के ड्रॉपलेट्स जो बढ़ जाते हैं पूरे एयर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आयन की बनी हुई चीज को हम एयर में, हवा में खुला रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ह्यूमिड
एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन दोनों की वजह से, कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या मिलता है हमें, रस्टिंग ऑफ आयरन मिलता है। ठीक है, तो पूरी हर एक चीज के अंदर जंग लगना चालू हो जाती है। हमने देखा होगा कि हम नई साइकिल समर सीजन में लाए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होते जाता है हम उसको यूज करते हैं। यूज करने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं स्क्रैचेस पड़ते हैं साइकिल पर। वो जो स्क्रैचेस होते हैं फिर जैसे जैसे टाइम जाता है वो तो धीरे धीरे वो रेनी सीजन में आती है। तो रेनी सीजन में हम जब साइकिल को चलाते हैं या नहीं चलाते, पड़े पड़े क्या होता है उसके ऊपर आसपास का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है वो एकदम लो हो गया है और वो पूरा एटमॉस्फेयर वाटर ड्रॉपलेट्स वाला हो गया है। तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और वो ह्यूमिडिटी का वाटर ड्रॉपलेट्स दोनों की वजह से कोई भी आयन पर रस्टिंग आना चालू हो जाएगा। इसको यदि हमें कम करना है, ये रस्टिंग हमें नहीं आना देना है, तो हमें क्या करना होगा, कोई भी आयन की चीज पर हमें कोई भी कलर या फिर ऑयल पेंट करवाना पड़ता है, जिसको हम ऑयल पेंटिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेप्स गेट फ्रेगमेंटेड। ग्रेप्स गेट फ्रेगमेंटेड का मीनिंग क्या होगा कि कोई भी ग्रेप्स हो या फिर कोई भी फ्रूट्स हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो, उसके अंदर क्या होगा कि धीरे 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 जैसे टाइम जाता है तो एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से या फिर हम दवाई डाल के उसको फ्रेगमेंटेड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम उसको फ्रेगमेंटेड, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है उस हिसाब से क्या होगा, धीरे 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 कोई भी फ्रूट्स होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स है, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, सड़ना चालू होगा। ठीक है, वो सड़ेगा जब तो हम उससे क्या क्या बना सकते हैं, उससे हम जैम बना सकते हैं या उससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, जिसको हम सादी भाषा में दारू बोलते हैं। ठीक है, तो वैसी हर एक चीज अलग अलग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जाम बनाते हैं, जाम के अंदर मिक्स फ्रूट डाले हुए रहते हैं। ठीक है, तो हर एक फ्रूट से हम उसको फ्रेगमेंटेड करके सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जो भी जाम वाली जितनी भी चीजें आती है वो सारी फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ही होती है, तो इसीलिए हम उसको फ्रेगमेंटेड ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं। इसको फ्रेगमेंटेड, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट्स गेट फ्रेगमेंटेड। नाउ फूड इज कुक्ड। सोचो एक सेकंड के लिए कि खाना बनाने के बाद खाना के बीच में क्या ऐसी प्रोसेस होती है, क्या ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, क्या ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि वो खाने को भी केमिकल चेंजेस का एग्जांपल बोला गया है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गेहूं में से आटा बना सकते हैं, आटे में से रोटी बना सकते हैं। ठीक है, और उसकी उल्टी प्रोसेस करो, रोटी में से हम आटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आटे में से वापस गेहूं बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये प्रोसेस को हम, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस को हम वापस चेंजेस नहीं कर सकते उसके ओरिजिनल स्टेट पर, उसको हम केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। तो देखो इधर इसके अंदर क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज बनाई, फॉर एग्जांपल हमने मटर की सब्जी बनाई, तो मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा, उसको पानी के अंदर बॉईल करना पड़ा। तो जैसे बॉईल किया तो बॉईल करने से क्या होगा, वो थोड़ा फूल जाएगा, फूलने के बाद क्या होगा, वापिस उसको ओरिजिनल स्टेट में हम ला सकते, नहीं ला सकते। कोई भी वेजिटेबल्स को जब हम बॉईल करते हैं तो उसका ओरिजिनल स्टेट छोड़ के वो बॉईल हो जाता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस होती है, जिसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। नेक्स्ट, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारे खाने की प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से चालू होती है। जैसे ही हम कोई भी कुल्ला मुंह में रखते हैं, ठीक है, वो मुंह में रखने से क्या होगा, मुंह में जैसे रखा तो हमारी जो सेलिवा होती है, उस सेलिवा उसके अंदर मिक्स होना चालू होगा। वो सेलिवा जैसे मिक्स होती है तो धीरे धीरे फूड गेट सॉफ्ट एंड स्वीटी। ठीक है, तो फूड जब सॉफ्ट बन जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फूड पाइप थ्रू अंदर जाएगा डाइजेशन होने के लिए। ठीक है, तो जब अंदर जाएगा तब अंदर क्या होगा, एसिडिक मिक्स होगा, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड हमारे डाइजेस्टर के अंदर होता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होगा विद द फूड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिक्स होता है तो क्या होता है, फूड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होना चालू होता है, जिसकी वजह से फूड आधा डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का आधा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तब बाकी का आधा फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस होना शुरू होती है। तो इसको इसीलिए ये भी एक एग्जांपल होता है केमिकल रिएक्शंस का। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दूं तुम लोगों को, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे काफी बार हमें क्या वॉमिटिंग हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, हमारे बॉडी के अंदर जब हमारा कोई भी खाने का पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता पूरा का पूरा, तो वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ, वो क्या आधा आधा कच्चा कच्चा रह जाता है अंदर। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको हम बॉडी क्या करती है, वो वॉमिट करवा देती है थ्रू द
माउथ, ठीक है। तो वो हमारे मुंह से पूरा का पूरा जो खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। हमने देखा होगा कि वोमिटिंग में हमने जो भी खाया उसका आधा कच्चा सब बाहर निकला पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर इंस्पायर, अब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में कौन सी केमिकल चेंजेस होती है? तो देखो, सोचो कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो भी एयर होती है वो हम डायरेक्ट इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा तो देखा नहीं है कि हम जो सांस ले रहे, हमने जो सांस ली वो सिर्फ अकेली ऑक्सीजन ही अंदर गई, ऐसा तो है नहीं, सारी एयर मिक्स गई है अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सारी एयर गई तो मिक्स है, पर हमारा हार्ट पंपिंग सिस्टम क्या करेगा, रिस्पिरेटरी हमारी जो पूरी सिस्टम होगी वो क्या करेगी, वो जो हमने पूरी एयर मिक्स ली है उसके अंदर से पंपिंग करके ऑक्सीजन को अलग करेगा और बाकी सारी एयर को अलग करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये केमिकल चेंजेस होता है बाय द हार्ट एंड पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होगा, पूरा का पूरा चेंजेस होना शुरू होगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और बाकी की सारी एयर अलग हो जाएगी। और बाकी की जो सारी एयर अलग होती है वो क्या होगा, थ्रू द आउट हम नोस्ट्रेल के थ्रू हम आउट कर देंगे, ठीक है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घूमना चालू हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर घूमना स्टार्ट हो गए तो वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा, तो वहाँ पे भी वो केमिकल चेंजेस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स को केमिकल चेंजेस करके फिर से न्यू लाइफ देंगे। नाउ एक्टिविटी 1.1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इसके अंदर हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटी कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिएगा, एक टोंग चाहिए, एक चिपिया चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या चाहिए, हमें एक मैग्नीशियम की रिबन चाहिए, 3 to 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, एक वॉच ग्लास चाहिए जिसके अंदर हम मैग्नीशियम की जो राख जो एस जमा होगी उसको कलेक्ट करने के लिए हमें एक वॉच ग्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, बर्नर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हमें बर्नर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन स्ट्रिप, टेक 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन स्ट्रिप। उसको क्या करना है, उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है। सैंड पेपर से क्लीन करने के पीछे का रीजन क्या है, ताकि जब हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करेंगे तो सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद उसके ऊपर की जो जंक लग गई है, उसके ऊपर जो रस्टिंग आ गया है, हम उसको रिमूव कर सके और वो अच्छे से बर्न कर सके, ठीक है। फिर देखो कि जब हम उसको क्लीन करते हैं तो इट इज होल्ड विद द हेल्प ऑफ टोंग, उसको टोंग से हमें पकड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पिरिट लैम्प अदरवाइज बर्नर की मदद से उसको जलाना है। जब हम बर्नर की मदद से उसको जलाते हैं तो क्या होता है, बर्नर की मदद से जलाने की वजह से वो तेज व्हाइट आग से जलने लगता है, ठीक है। तो जैसे व्हाइट आग से जलना चालू होता है तो उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे एस जमा होनी चालू होती है, ठीक है। वो जलने पीछे का रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन की एयर दोनों जब कंबाइन हो गए तो दोनों को कंबाइन होने की वजह से हमें थर्ड न्यू प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। जो नई प्रोडक्ट हमें मिलती है हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमें थर्ड नई प्रोडक्ट मिली जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकेंगे। इट इज द वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स के साथ या फिर स्कूल की लेबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट करने की, ये सारी एक्टिविटीज करने की मजा ही कुछ अलग होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1.2, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से केमिकल्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो देखिए। तो सबसे पहले हमें लेड नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी और पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दोनों का कलर कैसा होता है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होता है, दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लास ट्यूब लो, ग्लास ट्यूब लेने के बाद उसके अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरो, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरने के बाद हमें क्या करना है, वाटर ड्रॉपलेट्स का ड्रॉपर लेना है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स का ड्रॉपर कैसा होता है, जो छोटे बच्चे को हम दवाई दिलाते हैं वैसा ड्रॉपर होता है। उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड के ड्रॉप लीजिए। पोटेशियम आयोडाइड के ड्रॉप लेने के बाद क्या करना है, हमें वही ड्रॉप लेड नाइट्रेट के अंदर डालने। धीरे धीरे जैसे हम लेड नाइट्रेट के अंदर ड्रॉप डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दोनों के बीच में जब केमिकल प्रोसेस होती है तो हमें उसका कलर चेंजिंग मिल जाता है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया गया है। उनका कलर हमें येलो कलर से दिख रहा है, वो यहाँ पे हमें नई प्रोडक्ट मिली जिसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्रोसेस हमें क्या मिला, नई प्रोडक्ट क्या मिली,
पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, दो अलग अलग केमिकल को हमने लिया, दो अलग अलग केमिकल्स के मोलिक्यूल्स को जब एक साथ हमने किया तो हमें तीसरी नई प्रोडक्ट मिली जिसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड। नाउ एक्टिविटी नंबर 1.3, जिंक ग्रेन्यूल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों के बीच में केमिकल प्रोसेस करके हमें पता करना है कि थर्ड कौन सी नई चीज मिलती है। जैसे एक्टिविटी नंबर 1.1 और 1.2 में किया था उसी तरीके से एक्टिविटी 1.3 के अंदर भी करना है। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक कॉनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ेगी, जिंक ग्रेन्यूल की जरूरत पड़ेगी। जिंक ग्रेन्यूल मींस क्या होगा, जिंक के दाने। ठीक है, जिंक के दाने कैसे लगते हैं, जैसे होली के अंदर हम कलर खेलते हैं तो कलर के अंदर वो जो दाने दाने वाले कलर होते हैं वैसे ही जिंक का भी दाने हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सी एसिड की जरूरत पड़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तीनों की प्रोसेस की वजह से हमें थर्ड नई प्रोडक्ट मिलेगी जो हम देखते हैं। आइए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले फ्लास्क लेना है। फ्लास्क के अंदर हमें जिंक के ग्रेन्यूल डालने हैं। ठीक है, जिंक के ग्रेन्यूल हम जैसे डालेंगे उसके अंदर तो क्या होगा, फिर उसके ऊपर का जो मुंह होगा उसको एयर टाइट पैक करना है और उसके बीच में एक पाइप रखनी है। ताकि एयर टाइट पैक करने का रीजन क्या है, उसके अंदर हम जब एसिड डालेंगे तो एसिड डालने की वजह से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के बीच में प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा, गैस बनेगी। जो गैस बनेगी वो बाहर ना निकल जाए, इसीलिए हमें उसको एयर टाइट पैक करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। फ्लास्क के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल डाल दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, ऊपर से धीरे धीरे उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स डालने हैं। धीरे धीरे एसिड के ड्रॉपलेट्स डालने के पीछे का रीजन है कि एसिड को हम कभी भी एक साथ डालते हैं तो उसके अंदर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एसिड को पोर करेंगे। एसिड को पोर करने से थोड़े ही सेकंड के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा, जिंक के ग्रेन्यूल और एसिड के बीच में एयर बबल्स बनना चालू हो गए। वो एयर बबल्स हमें क्या बताता है कि जिंक और एसिड दोनों के बीच में केमिकल प्रोसेस हुई। ठीक है, केमिकल प्रोसेस होने की वजह से हमें उसके अंदर से क्या, एयर बबल्स बनना चालू हो गए। जो वो एयर बबल्स जनरेट होते हैं वो एयर बबल्स को हम हाइड्रोजन गैस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बीच में जो पाइप रखी है वो पाइप की वजह से वहां से जो अंदर गैस बन रही है वो गैस बनने की वजह से अंदर से हम गैस बाहर निकाल सकते हैं। पूरे फ्लास्क का टेम्परेचर उस टाइम पे हम देखा जाए तो पूरे फ्लास्क का टेम्परेचर जैसे पहले टेम्परेचर था उससे कई गुना बढ़ गया होगा। वो हम हाथ लगा के देख सकते हैं कि पूरे के पूरे फ्लास्क का टेम्परेचर जितना था उससे दुगना बढ़ गया होगा, ताकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनना चालू हो गई। इसी तरह काफी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर काफी सारे हाइड्रोजन गैसेस को बनाने में आते हैं। जैसे कि हमने देखे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिलते हैं, गैस के सिलेंडर्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारे गैस कैसे बनते हैं, तो वो उसकी अलग अलग मेथड होती है, अलग अलग केमिकल प्रोपोजिशन करके हमें हर एक अलग अलग गैस बनाए जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन गैस यदि हमें बनाना हो तो हाइड्रोजन गैस हम कैसे बना सकते हैं, तो जिंक ग्रेन्यूल एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करके, दोनों के बीच में प्रोपोजिशन बना के हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैसेस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के अंदर एट द एंड हमें क्या पता चला कि दो चीजें हुई यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन गैस भी जनरेट हुआ और हीट टेम्परेचर भी जनरेट हुआ, जो इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ सी, फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके अंदर से हमें क्या जानने मिलता है, उसके कलर में चेंजेस मिलते हैं, हमें उसके टेम्परेचर में चेंजेस मिलते हैं। जो लास्ट थर्ड एक्टिविटी में हमने किया उसमें टेम्परेचर में चेंजेस मिला, फिर सेकंड एक्टिविटी के अंदर में कलर में चेंजेस मिला, फिर फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर में स्टेट में चेंज मिला। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस हुआ, इसको हम केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। अभी जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए वो तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो भी टर्म्स नॉर्म्स आए थे, ठीक है, जितने भी एसिड के नाम आए थे, मैग्नीशियम था, सल्फ्यूरिक एसिड थे, ये सारे चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आइए देखिए आगे की एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। आगे की एक्सरसाइज में अंदर यही सारे नॉर्म्स को, यही सारे जितने भी नॉर्म्स दिए गए, ये सारे नॉर्म्स को कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वो समझाया गया है।
और कैसे केमिकल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, कैसे केमिकल इक्वेशन बनाए जाते हैं, उसको भी आगे एक्सपेरिमेंट में बताए गए हैं। देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसे इक्वेशन कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आपको जैसे दिखाया गया है कि गिवन टेबल में जो टेबल हमें दिया गया है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों के मोलिकुलर सेम है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो भी गिवन इक्वेशन हमें दिया गया है उसके मोलिकुलर सेम होने की वजह से जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है वो इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड है, इसलिए हम उसको केमिकली बैलेंस इक्वेशन की तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से काफ़ी बार हमें अनबैलेंस इक्वेशन भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पूरी की पूरी मेथड वीडियोज़ में दिखाई गई है, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, अब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा। टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 7 स्टेप्स दिए गए हैं हमें, ठीक है। तो ये जो 7 स्टेप हमें करने नहीं है, यहाँ पे 2 ही स्टेप में हम पूरा का पूरा आंसर ला देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले इक्वेशन देख के, पूरा इक्वेशन देख के हमें पता चलना चाहिए कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये जो गिवन इक्वेशन बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है हमें कैसे पता चलेगा? इसके आगे मैंने आपको क्या बैलेंस इक्वेशन कैसा होता है वो बताया था। जिसके भी टर्म्स यहाँ पे सेम हो, जिसके भी मॉलिक्यूलर्स दोनों साइड सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड जिसके भी मॉलिक्यूलर्स सेम हो उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। पर जहाँ पे मॉलिक्यूलर सेम नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफी के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूलर्स है? एफी के इधर कितने? एक मॉलिक्यूलर्स है, ठीक है। और यहाँ पे एफी के 3 मॉलिक्यूलर्स है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गिवन इक्वेशन हमें है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो आइए देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें? यहाँ पे जितने भी गिवन इक्वेशन है, जितने भी टर्म्स हमें दिए गए वो टर्म्स को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या एफी दिया गया है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्रैकेट बनाना है, अदरवाइज बॉक्स बनाना है। हमारा पहला स्टेप है। कौन सा पहला स्टेप हमारा क्या है? पहले ब्रैकेट बनाना है, अदरवाइज बॉक्स बनाना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारा पूरा राइट हैंड साइड का टर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा टर्म है उधर 2 पार्ट दिए गए हमें, और राइट हैंड साइड का पार्ट है उधर भी हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट थे उसको पहले लिखो। यहाँ पे क्या दिया गया है? एफी। एफी के कितने मोलिक्यूलर्स है? 1। तो यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा दिया गया है? H2O। तो यहाँ पे पहले लिखो H। H के कितने मोलिक्यूलर्स है? 2। और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूलर्स है? 1। यहाँ पे कोई भी मोलिक्यूलर्स नहीं हो तो हम उसको एक मोलिक्यूलर से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा ब्रैकेट बना दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी करना है हमें, ठीक है। राइट हैंड साइड हम कैसे करेंगे? तो देखिए एफी, तो एफी लिखो इधर। एफी के कितने मोलिक्यूलर्स है? 3। ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूलर्स है? 4। इधर भी एक ब्रैकेट बन गया हमारा। फिर क्या करना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने मोलिक्यूलर्स है? 2, ठीक है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल ट्रिक पता होनी चाहिए। क्या? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एफी कितना है? 1 है, ठीक है। इधर एफी 1 दिया गया है, तो उसके राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड में एफी कितने हैं? 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना पड़ेगा। इधर 3 है तो इधर भी 3 लाने पड़ेंगे। तो इधर 3 है तो इधर 3 लाने के लिए हमें क्या करना है? इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो एफी हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। तो इधर लिख दो एफी 3, ठीक है। फिर देखो आगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 2। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन की वैल्यूज देखो। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है।
इधर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 1 है और इधर ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी 4 लाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड 4 दिए गए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या 4 लाना पड़ेगा। तो इधर 4 से मल्टीप्लाइड है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाइड करो। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाइड होगा। ये पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा तो हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा और 4 1 जा ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन की 2 थी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन 8 है तो हमें इधर भी बैलेंस करने के लिए 8 बनाना पड़ेगा। तो इधर भी क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा तो 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को रीचेक करो कि दोनों वैल्यू सेम आ गई या नहीं आई। सेम आ गई तो हमारा सम राइट है। ठीक है, तो देखो Fe इधर कितने हैं 3, इधर Fe 3, हाइड्रोजन 8 तो हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मॉलिक्यूलर्स की वैल्यू सेम हो गई। जैसे ही दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम होती है तो हमें क्या करना है, हमें जो भी गिवन अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया था वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को अगेन लिखना है। देखिए तो Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, हमें जो भी यहाँ पे टर्म दी गई थी वो हमने फिर से लिख ली। अब क्या करना है, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो जो टर्म के साथ हमने जितने भी नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो टर्म इसके आगे लिख देनी है। इधर Fe को हमने कितने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी Fe को आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे दूसरे टर्म को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आगे 4 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, किसी के साथ नहीं किया था तो उसको कुछ नहीं करना है। फिर उसके आगे हाइड्रोजन को कितने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 4 लिख दो तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी इसी तरह से बैलेंस करने होते हैं। अब आइए ऐसे और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने जैसे ही सोल्व किया था उसी मेथड से उसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 भी सोल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है, उधर भी वही चीज करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म दिया गया है और जो राइट हैंड साइड का टर्म दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म दिए गए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दो साइड के हमें टर्म दिए गए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें टर्म दिए गए उसके अंदर भी दो पार्ट दिए गए उसके। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी जो पार्ट दिए गए उसके भी दो पार्ट दिए गए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो पार्ट के हमें उसको क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। सबसे पहले ब्रैकेट अदरवाइज बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट कैसे बनाते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइड्रोजन, तो लिखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स कितने हैं, 1। ठीक है, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स कितने दिए गए, 1। और थर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स दिए गए, 3। तो ये हमारा एक ब्रैकेट बन गया। ठीक है, उसी तरह से उसके सामने दूसरा ब्रैकेट दिया गया है। तो क्या दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है उसके साथ में। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे 2 लिखा है। दैट मीन्स O के मोलिक्यूलर्स 2 है और हाइड्रोजन के मोलिक्यूलर्स 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मोलिक्यूलर्स कितने हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन के मोलिक्यूलर्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम के मोलिक्यूलर्स कितने थे, 1। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ब्रैकेट भी रेडी हो गया। अब देखो आगे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो ब्रैकेट बनाना है, कैल्शियम, कैल्शियम अगेन 1। ठीक है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे और ध्यान रखना कि क्या दिए गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिए गए। ठीक है, नाइट्रोजन के मोलिक्यूलर्स यहाँ पे 1 है पर पूरा ब्रैकेट के बाहर 2 मोलिक्यूलर्स है। दैट मींस नाइट्रोजन के कितने मोलिक्यूलर्स हो गए, 2। तो यहाँ पे लिखो नाइट्रोजन के कितने मोलिक्यूलर्स हो गए, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूलर्स इनबिल्ड है और 2 मोलिक्यूलर्स बाहर है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन के 6 मोलिक्यूलर्स। तो यहाँ पे हमें दूसरा हमारा ब्रैकेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन दिया गया है तो लिखो हाइड्रोजन के कितने मोलिक्यूलर्स है, 2। ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूलर्स है, 1। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है कि देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मोलिक्यूलर्स की वैल्यू सेम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 1 जा 2, नाइट्रोजन की भी वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, नाइट्रोजन की वैल्यू 2 हो गई, तो नाइट्रोजन की वैल्यू इधर 2 है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 6, यहाँ पे O6 है और नीचे O2 है, दैट मींस O6 प्लस O2, O6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6 प्लस 2 8, तो टोटल O हमारे के पास कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे गिनती करते हैं, ओ यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे ओ कितने हैं 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 6 प्लस 1 कितने हो गए 7। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 ओ की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, पर हमें ओ की कितनी वैल्यू चाहिए 8 चाहिए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में O6 प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास O8 है, तो यहाँ पे O की वैल्यू हमें 8 करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे पता चला, यहाँ पे 6 की यहाँ पे O की वैल्यू 2 है तो इधर भी O की वैल्यू 2 लानी पड़ेगी। तो इधर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 2, 6 प्लस 2 कितने हो गए हमारे ऑक्सीजन 8, तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 6 प्लस ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सेम हो गई 6 प्लस 2 8, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ऑक्सीजन की वैल्यू हमारी 8 मिल गई। अब आगे देखो, आगे क्या बोला गया, कैल्शियम के मोलिक्यूलर्स कितने हैं 1, तो यहाँ पे भी देखो कैल्शियम के मोलिक्यूलर्स कितने हैं 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैल्शियम इज इक्वल। देन ऑक्सीजन तो हमने इक्वल कर ही दिया, हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, मतलब टोटल हाइड्रोजन 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इज 4, तो दोनों साइड हमारी ऑल वैल्यू आर इक्वल्स। ठीक है, दोनों साइड हमें जितने भी वैल्यूज मिले, जितने भी मोलिक्यूलर्स की वैल्यू मिली वो सारी कैसी है इक्वल है। तो उसको हमें क्या करना है, अगेन एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमने कैसे सोल्व किया था, जो भी अनबैलेंस्ड गिवन इक्वेशन है उसको हमें यहाँ पे सिंपल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया। अब गिवन इक्वेशन लिखने के बाद क्या बोला था कि जो भी ब्रैकेट के सामने हमने जो भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर यहाँ पे वो ब्रैकेट के आगे लिख देना है। तो यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे फिर दूसरे ब्रैकेट को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो उसको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं देना है। फिर यहाँ पे तीसरे ब्रैकेट को हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया था तो उसको भी कुछ नहीं लिखना है। नाउ चौथे ब्रैकेट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। इसी तरीके से हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ये इससे इजी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी।